आवाज आ रही है बेटा? चेक करिए। गुड आफ्टरनून। ठीक है, कैसे हैं सब लोग बेटा? पढ़ाई कैसी चल रही है? 60 दिन रह गए, डर लग रहा है? ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा लग रही है मुझे ना, ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा है। चल जाएगा? थोड़ा ज्यादा गोरा नजर आ रहा हूं मैं? हम्म, थोड़ा सा कम करना चाहिए इसको। चलो इसको हटा ही देते हैं, लाइट को फेस पे से। अब ठीक है? हाँ, अब चल जाएगा। ठीक है, सही है। बिफोर वी स्टार्ट, एक इंपॉर्टेंट आपके लिए बात मेरे को करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि अभी एग्जाम में सिर्फ 60 दिन रह गए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग पूरी मेहनत करेंगे। लगभग 60 दिन है। सिलेबस बेटा 3 दिन पहले भी खत्म हो सकता था, पर मुझे ये लाइव पढ़ाने का था कि ये लास्ट चैप्टर है, मुझे लाइव पढ़ाना चाहिए, ताकि मैं आपसे लाइव में ये बात कर सकूं कि यार घबराओ नहीं, आप कर ले जाओगे। ये टाइम है जहां पर आपको सिर्फ अपने में मन में एक बात रखनी है, इट्स नॉट ओवर येट। अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आपको मतलब पूरी उम्मीद है कर जाओगे। जैसे ही आप सिलेबस मतलब कंप्लीट करोगे, हाँ, सिलेबस कंप्लीट करोगे तो आपके पास समय रहेगा पूरा पूरा दिन का। तो आज ट्राई करते हैं, पूरा ही करा देते हैं इस चैप्टर को वन शॉट में। 2-2.5 घंटे के आसपास का समय दीजिए, पूरा पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। और साथ के साथ मैं कुछ टारगेट्स आपको देना स्टार्ट कर रहा हूं आज से। ठीक है? क्लियर है? हाँ, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। ठीक है? सबसे पहले बेटा, मेरे को ये लेक्चर आपको लाइव ही पढ़ाना था, ताकि मैं आपको बोल सकूं कि 60 दिन के आसपास रह रहे हैं, 65 डेज तो टाइम है, आप सिलेक्ट हो सकते हो। दूसरा ये है बेटा कि आपको पैनिक नहीं करना है। आपको, मैं बस ये देख रहा था कि यार क्या आपको हमेशा एक पुश की जरूरत पड़ेगी? ये 60 दिन में आपको खुद को पुश करना है। मैं मान लो आपको डेली मैसेज करूं, बात करूं, ये जरूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद को पुश करना है, खुद को बोलना है कि यार मैं कर सकता हूं, और पूरी प्रॉपर तरीके से रिवीजन करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि आपको एक टारगेट अपने दिमाग में रखना है। जैसे मैंने क्रैश कोर्स को भी बोला था कि ऐसा कर सकते हैं कि आप वीक में 3 चैप्टर रिवाइज करें बायो के, या डेली एक चैप्टर रिवाइज करें। 3 से स्टार्ट करते हैं। इस वीक में आपको सेल रिवाइज करना है, सेल साइकिल रिवाइज करना है, और साथ के साथ आपको रिवाइज करना है बायोमोलिक्यूल। उसके अलावा आपको इकोलॉजी इसी वीक में कंप्लीट करनी है। इकोलॉजी क्या है बेटा? इसी वीक में कंप्लीट करनी है। क्लियर है? यस यस यस। ठीक है? और बैच टेस्ट होते रहेंगे बेटा, कोई इशू नहीं है। क्लियर? यस। सैटरडे को इसलिए नहीं लिया था क्योंकि संडे को टेस्ट था, इसलिए मैंने सोचा था आपसे। तो जो बच्चे जस्ट अभी जुड़े हैं, मैं उनको एक दो चीजें बोल देता हूं बेटा। लास्ट चैप्टर है, मैंने सोचा लाइव कराते हैं, ताकि आपको थोड़ा मोटिवेट कर सकूं और ये बता सकूं कि बच्चे हम लोग आपके लिए पूरा एफर्ट कर रहे हैं, प्लीज पढ़ाई करिए, घबराना नहीं है आपने। और आपके बैच में जो चीजें मिली हैं उसके अराउंड ही पढ़िए, डीपीपी बनाइए, पीएनएस एसएनएस सॉल्व करिए, टेस्ट दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन करिए। प्लान ये है कि इस वीक में आपको 3 चैप्टर रिवाइज करने हैं, सेल, सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल। उसको बढ़िया से रिवाइज करिए। उसके साथ हम लोग क्या करेंगे बेटा? हाँ, उसके साथ आप लोग क्या करेंगे, जो जो एक पार्ट और है हमारे पास कि इकोलॉजी है, 3 चैप्टर है, उसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है? क्लियर है? यस 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 यस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेटा। पहले एक बार सिलेबस आज खत्म कर रहे हैं, देखते हैं आज खत्म हो जाता है तो आज खत्म करेंगे, नहीं तो कल हो जाएगा। पर सिलेबस बेटा अब देख, मेन मैंने सारा करा दिया है। अब एक आध चैप्टर में छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इसको लेकर तुम अगर काउंट करोगे नहीं सर इस दिन तक नहीं हुआ, तो ठीक नहीं है ना। यस। हाँ, अगर देखो आपकी जेनेटिक्स हो गई है, आपकी मतलब बड़े चैप्टर सब हो गए हैं, इकोसिस्टम हो गया है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी इजी चैप्टर है। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, इसको उससे भी कर लिया है। ठीक है? क्लियर है? हाँ, टिश्यू कल्चर और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में रिकॉर्ड करके दे दूंगा। आज अगर खत्म हो जाएगा आज लास्ट, नहीं तो कल खत्म हो जाएगा तो कल लास्ट। आज खत्म करने की कोशिश करेंगे सिलेबस को। ठीक है? पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ट्यूसडे को एक वर्कशीट मिलेगी आपको सेल की, थर्सडे को मिलेगी सेल साइकिल, सेल डिवीजन की, और सैटरडे को मिलेगी किसकी? बायोमोलिक्यूल की। और आज आपको मैं रिपीट करूंगा, इसी बीच में आपको इकोलॉजी के तीनों चैप्टर की मिलेगी सेम डे पर। यस? ठीक है? सेल, सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे।
ऐसे ही आपको ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन करना है, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, 6 चैप्टर इस वीक में करना है। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, रेडी? बेटा बहुत डीप में सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। यस, रेडी, स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं चैट प्राइवेट कर रहा हूं और अब मैं देख पाऊंगा कि आप मेरे साथ पढ़ेंगे, सिर्फ सुनेंगे ध्यान से, जो लिख पाए ठीक है। हाँ, क्लियर है? पढ़ते हैं बेटा, पढ़ते हैं, ठीक है। यस, तो सबसे पहले आज के चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। चीजें कैसी हैं मैं देख लेता हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से। सबसे पहले इसकी पहले पेज पे क्या लिखा है, एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। चीजों को सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, और इजी चैप्टर है। इजी मतलब कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो याद रखने हैं, बाकी इजी चैप्टर है। क्लियर है? ठीक है, साथ ना बेटा ट्राई करेंगे अगर लाइव हो जाए एआईटीएस का, नहीं तो रिकॉर्डेड आपको जरूर मिलेगा एआईटीएस का, ठीक है। सबसे पहले एनसीईआरटी कैसे स्टार्ट करती है, पहले मैं हर एक टॉपिक को बायोडाइवर्सिटी में पहले एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, फिर मैं बोर्ड पे लिखूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी कहती है कि यार जब कोई एलियन क्या होता है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। कभी आपने देखा होगा कि आपके दादाजी या कोई भी गांव के लोग जो थोड़े बूढ़े हैं, वो अगर सिटी में आते हैं, शहर में आते हैं, और वो जब सिटी में आते हैं तो उनको रोड क्रॉस करने में थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि उन्होंने कभी भी इतनी गाड़ियां देखी नहीं थी। ऐसा ही क्या होता है बेटा, ऐसा ही क्या होगा अगर कोई एलियन किसी दूसरे प्लेनेट से यहां आएगा, तो उसको ऐसा महसूस होगा कि यार यहां पर इतनी सारी स्पीशीज, इतने टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। उसको बड़ा एस्टोनिशिंग और बैफल, बैफल मतलब उसको बहुत अजीब लगेगा, एस्टोनिशिंग लगेगा। क्लियर है? यस यस यस। तो इसी तरीके से एनसीईआरटी कहती है, इसका मेन पर्पस क्या है, एनसीईआरटी ये बता रही है कि हमारी अर्थ पर काफी सारी बायोडाइवर्सिटी है, सिर्फ इतनी सी बात है। उसके बाद अगर हम डिफाइन करें व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग, डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, डाइवर्सिटी का नाम देते हैं। कोई डाउट है इसमें? अब यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे कि क्या, देखो इधर सुनो ध्यान से बेटा, जैसे मान लो ये पौधा जो है ये हल्दी का पौधा है, तो इसके अंदर करक्यूमिन नाम का केमिकल मिलेगा। कोई दूसरा प्लांट है उसमें रबड़ मिलेगी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है ऑल लेवल, सारे स्तर पर। जैसे कि कौन सा लेवल हो सकता है, एक लेवल हो सकता है मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब हो गया, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि मान लो, देखो मैक्रोमोलिक्यूल का क्या मतलब है, हल्दी का जो प्लांट है उसके अंदर अलग केमिकल है, रबड़ के प्लांट में अलग केमिकल है, तो केमिकल को हम कहेंगे मैक्रोमोलिक्यूल। मैं माइक्रोमोलिक्यूल क्यों नहीं लिख सकता भाई, सोडियम मेरे अंदर जो है वो तेरे अंदर भी तो वैसा ही है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। तो मैक्रोमोलिक्यूल टू इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल लेवल तक हम जा सकते हैं, इकोलॉजिकल लेवल तक हम जा सकते हैं, उसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण से भी समझाता हूं। जैसे मान लो आपके पास, आपने कभी भी मैंगो की अलग अलग वैरायटी देखी है, दशहरी होता है, चौसा होता है, अलग अलग, दैट इज ऑल्सो बायोडाइवर्सिटी। वो कौन से लेवल पर है, जेनेटिक लेवल पर है। यस, अगर मैं आपको दो प्लांट दे दूं, एक प्लांट में अलग केमिकल है, दूसरे प्लांट में अलग केमिकल है, दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल लेवल। क्या स्टार्च दोनों प्लांट में होगा? यस। तो इसका मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पर्टिकुलर प्लांट्स में होते हैं, इसे कहते हैं मैक्रो लेवल, मैक्रोमोलिक्यूलर लेवल। क्लियर है? यस 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 यस, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है, सबसे पहले डिफाइन करा बायोडाइवर्सिटी को। अब मैं यहां पर एक बात लिखूंगा, अब यहां पर पहला नाम आपको अपने दिमाग में याद करना है, एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन, व्हाट इज एडवर्ड विल्सन? ये एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। क्या थे ये? सर ये सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया बेटा डाइवर्सिटी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया बेटा, एडवर्ड विल्सन जो है सोशियो बायोलॉजिस्ट है, जिन्होंने टर्म बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलराइज किया। अब एक बच्चा पूछेगा सर व्हाट इज सोशियो बायोलॉजिस्ट, ये क्या होता है? बायोलॉजिस्ट तो समझ में आता है, व्हाट इज सोशियो बायोलॉजी? बेटा सोशियो बायोलॉजिस्ट क्या होता है, जो फील्ड में जाता है, डाटा इकट्ठा करता है ना, उसको सोशियो बायोलॉजिस्ट कहते हैं। तो टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज पॉपुलराइज्ड बाय मतलब इन्होंने दिया था।
तो इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? पहला क्वेश्चन यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है, टर्म बायोडाइवर्सिटी। अब मैं सारे साइंटिस्ट इसी चैप्टर के लिखूंगा। वॉज गिवन बाय ए रॉबर्ट मे, नाम अभी आगे आगे आएगा। इस चैप्टर में बड़े नाम है, टिलमैन, पॉल एहरलिच एंड फोर्थ इज एडवर्ड विल्सन। ये काफी नाम है बेटा इसमें, एडवर्ड विल्सन। तो हम किसको ले लेंगे? फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, डन है, सही है। तो काफी नाम है इस चैप्टर में। ये एक चैप्टर ऐसा है जिसमें 4-5 नाम है, तो हमें वो नाम करने पड़ेंगे। चलिए, तो हमने यहां पर बिल्कुल बोला है, हमने कहा है कि कोई एलियन आएगा। देख बेटा, कोई एलियन आएगा, बैफल मतलब उसको अजीब लगेगा इनॉर्मस डाइवर्सिटी देखकर। ठीक है, देर आर मोर देन 20,000 स्पीशीज है एंड्स की, 3 लाख है बीटल्स की, 28,000 है फिशेस की, एंड नियरली 20,000 स्पीशीज है किसकी? ऑर्किड्स की। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? यस। चलिए आगे चलेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? जल्दी करो बेटा, क्या ये समझ में आ रहा है? बताइए। बेटा ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा लग रही है मुझे, वो कुछ शायद हाँ, तो पढ़ लो, कोई बात नहीं, कर लो प्लीज एडजस्ट। ठीक है, यस। डाटा याद करना है जो एनसीईआरटी का। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मैं चाह रहा था एक क्वेश्चन आप ये करो, फिर हम लेवल्स पे बात करेंगे। इमेंस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली एट स्पीशीज लेवल बट ऑल्सो एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मैक्रोमोलिक्यूल्स विद इन सेल टू बायोम। कई लेवल तक बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट एट, ऑल आ जाएगा, यहां भी डी आ जाएगा। कर पाएंगे? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनना, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या सेल के लेवल पर बोर्ड का ब्राइटनेस कम कर दो? मेरे को 1 मिनट दो बस, 1 मिनट दो बस। अब ठीक है बेटा? अब ठीक है? अब ठीक है? अब सही है ना? हाँ ठीक है, चलो आओ। अब देखो, मैं आपसे क्या पूछता हूं, आपकी बॉडी में सारे सेल एक टाइप के हैं? यस और नो? आपकी बॉडी में, मेरी बात सुन, आपकी बॉडी में क्या सारे सेल एक जैसे हैं? यस और नो? नो। तो अगर मैं बोलूं कि सेल लेवल डाइवर्सिटी प्रेजेंट है कि नहीं? प्रेजेंट इन ह्यूमन, यस और नो बता। यस, ट्रू है, यस। अच्छा, मैं आपसे बोलूं, मुझे कुछ स्टेटमेंट है, ध्यान से देखना। स्टेटमेंट 2, आपकी बॉडी के 2 सेल हैं। मान लो मैं बात करता हूं, ये स्किन सेल है, स्किन सेल है, और मैं बात कर रहा हूं, ध्यान सुनेंगे, ये स्किन सेल है और ये क्या है मेरे पास, इसके बाद मान लो न्यूरॉन है यहां पे। क्या इनमें जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी है? यस और नो? यस और नो? जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी है, नो, सही है, ठीक है। अब ये मान लो ये भाई विनोद है, ठीक है, इसका भाई राजू है। अब मुझे बताना, ये 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, क्या इनकी सेम स्पीशीज है? यस सर, सेम स्पीशीज है, पर ये क्या है? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। तो इनमें क्या जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी होगी? यस और नो बता। इनमें जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी होगी? यस और नो बता बेटा। यस होगी, क्योंकि इनकी जीन्स अलग अलग है ना, इनकी जीन्स अलग अलग है।
तो तेरी एनसीईआरटी ने 3 लेवल दिए हैं डाइवर्सिटी के। सबसे पहला दिया उसने जेनेटिक लेवल। अगर मैं बात करूं कि जेनेटिक लेवल, ध्यान से सुन बेटा, जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी की बात करूं, इसका मतलब 2 मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज की बात कर सकता हूं, सेम स्पीशीज की बात कर सकता हूं। यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस कर सकते हैं। यस। तो एनसीईआरटी ने 3 लेवल दिए, सुनते चलो फिर मैं लिखूंगा। ठीक है, क्लियर है? यस। सुनना ध्यान से, मैं यहां पर बहुत ध्यान से चीजें बताऊंगा, आपको समझोगे तो आ जाएगा। मैं आपसे कहता हूं, एनसीईआरटी ने बोला है 3 लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी की हम बात करेंगे। सबसे पहला लेवल है जेनेटिक लेवल। अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से सुन, मान ले मैं इंडिया की ही बात करता हूं, ध्यान सुन, मैं इंडिया कंट्री है हमारे पास, यहां पर मान ले यूपी है, तो यूपी पर यहां पर मैंगो है और यहां पर मैंगो की दूसरी स्पीशीज, मतलब मैंगो मिल रहा है, दोनों मैंगीफेरा इंडिका है, दोनों क्या है? मैंगीफेरा इंडिका है, लेकिन उसकी डिफरेंट वैरायटी है, अलग अलग क्या है? वैरायटी है। तो इसका मतलब अगर यहां जो मिल रहा है वो मान लो दशहरी मिल रहा है आपका मैंगो, यहां कोई दूसरा मिल रहा है, तो जब मैं एरिया कवर करता हूं तो मुझे कौन सी लेवल डाइवर्सिटी मिल सकती है? जेनेटिक लेवल। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना, मैं अगर आपसे कहूं, आपके ध्यान सुने, मैं कहूं एक नॉर्थ इंडिया में ह्यूमन है और एक साउथ इंडिया में, और दोनों नॉर्थ इंडिया में ह्यूमन है, जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी कहां ज्यादा होगी? नॉर्थ और साउथ के साथ कि नॉर्थ नॉर्थ के साथ? नॉर्थ और साउथ के साथ, है तो दोनों ह्यूमन। तो जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी हम विद इन स्पीशीज देखते हैं। इसमें क्या आ जाती है? वैरायटी आ जाती है, स्ट्रेन आ जाती है। स्ट्रेन समझ में आता है? जैसे राइस की स्ट्रेन है कोई, या राइस की वैरायटी है कोई। यस, मेरी बात समझ में आ रही है? अब है पटेल, पहले मैं सिलेबस खत्म करूंगा, पीएनएस एसएनएस कराऊंगा, तभी बात करते हैं ना। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ये सही समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब हम यहां पर आ गए हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी। तो जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट विद इन स्पीशीज, प्रेजेंट विद इन स्पीशीज, ठीक है, या 2 मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज शो दिस डाइवर्सिटी, शो दिस डाइवर्सिटी। अच्छा, आप बता सकते हो किसके अंदर जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी 0 होगी? क्लोन के अंदर। यस और नो? क्लोन के अंदर जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी में दिखा रहा हूं स्लाइड, एक बार सुन लो। यस, 0 होगी। आ जाओ आगे। एनसीईआरटी ने इसका एग्जाम्पल दिया है, एक प्लांट है जिसका नाम है रॉवोल्फिया, रॉवोल्फिया वोमिटोरिया। क्या नाम है भाई? रॉवोल्फिया वोमिटोरिया प्लांट है। यस और नो? अब इस प्लांट में, ये हमने बना दिया ऐसे, इस प्लांट में जैसे जैसे मैं इधर मूव कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं इधर मूव कर रहा हूं, एरिया वाइज मूव कर रहा हूं, तो मुझे इसके अंदर एक केमिकल मिलता है। उस केमिकल का नाम है रेसरपाइन। क्या नाम है? रेसरपाइन। इससे हम बीपी क्योर करवाते हैं, इससे शायद ब्लड प्रेशर क्योर कराते हैं। तो ये जो केमिकल है, इसका अमाउंट एंड पोटेंसी, पोटेंसी होता है काम करने की एबिलिटी, वेरी करेगा विद एरिया। जैसे जैसे एरिया बदलेगा ना, वैसे वैसे यहां जो रॉ वोल्फिया मिला और यहां मिला, ये दोनों क्या मिल रहे हैं? ये दोनों रॉ वोल्फिया ही मिल रहे हैं बेटा, रॉ वोल्फिया मिल रहा है, यहां भी रॉ वोल्फिया मिल रहा है, लेकिन यहां पे जो दोनों जगह मिल रहा है उसमें कौन सी डाइवर्सिटी है? जेनेटिक लेवल। कौन सी है? जेनेटिक लेवल। क्या यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। यहां तक कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यस। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताना जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी इज मैक्सिमम इन ए सोलेनम ट्यूबरोसम एंड सोलेनम मेलेनोजीना, बी 2 वैरायटी ऑफ राइस, सी हमने लिखा 2 स्ट्रेन ऑफ सेम बैक्टीरिया। चलो बात कर लेते हैं किसकी? आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन की। देख बेटा, मैं क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि तेरे कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए। आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन की बात कर लेते हैं। डी मैंने लिख दिया, ध्यान सुन बेटा,
मैंने लिख दिया टू हाइड्रा प्रोड्यूस बाय बडिंग। अब बता किसमें जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम है? सर इसमें है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज हैं, ये दोनों सेम स्पीशीज हैं, और सबसे कम इसमें है क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है। यस, आ गया समझ में? और ये कह रहा है कि रॉ वोल्फिया प्लांट की कुछ वैरायटीज मिलती हैं, यहां उसमें हो सकता है रेसरपाइन ज्यादा हो, ज्यादा काम करता हो, यहां वाला कम काम करता हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? यस। एग्जाम्पल के बाद लिखा रॉ वोल्फिया प्लांट। क्या लिखा? रॉ वोल्फिया प्लांट। हाँ, अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि यार मेरी बात सुन ध्यान से, जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी जो होती है, बहुत ध्यान से सुनिए मैं जो बता रहा हूं। देख, जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी दो अलग अलग स्पीशीज में तो और ज्यादा होती है। विद इन स्पीशीज देखते हैं, लेकिन दो अलग अलग स्पीशीज में तो और ज्यादा होती है। ठीक है बेटा? यस, आगे चलेंगे। ठीक है, दैट इज ट्रू। अच्छा, मिनिमम किसमें होगी? मिनिमम होगी इसमें। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे आ जाओ। ये बेटा रॉ वोल्फिया का प्लांट होता है, उसमें इस तरीके से ये इसके फ्रूट होते हैं, इसके अंदर से वो केमिकल निकलता है। अब सेकंड लेवल डाइवर्सिटी है स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी। अब मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि एरिया लाइक जैसे हम लिखते हैं इंडिया में, इन इंडिया हमारे पास जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, वहां पर ज्यादा एम्फीबियंस मिलते हैं, मोर एम्फीबियंस की क्या स्पीशीज देन ईस्टर्न घाट। उसके अलावा ये बोल रहे हैं हम लोग, इसको कह रहे हैं स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी। इधर देखेंगे सारे बच्चे, इधर मेरी तरफ देखेंगे, इंडिया के मैप में ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है? यहां पर थोड़े से ऊंचे माउंटेन है ऐसे, जब यहां से हवा आती है ओशियन से, वो ऊपर उठती है ऐसे, और यहां पर रेन होती है बहुत। अब इधर आ जाते हैं, इधर माउंटेन थोड़े नीचे हैं, तो यहां पर उतनी रेन नहीं होती। जब यहां रेन होगी तो रेन से क्या बनती है सर? बहुत रेन से रिवर्स बनती हैं। रिवर्स में क्या मिलेगा? एम्फीबियन मिलेगा। तुमने जूलॉजी में पढ़ा है कि एम्फीबियन सिर्फ फ्रेश वाटर में मिलते हैं। तो यही चीज एनसीईआरटी कहती है कि यहां पर आपको बहुत सारे क्या है, एरिया है जहां पर माउंटेन वगैरह है, और यहां पर बहुत सारे घूमने के टूरिस्ट प्लेस भी है। यस और नो? यस और नो? ये ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना? हाँ, यस। दिव्यांशु बच्चे अभी कुछ स्टॉप नहीं हुआ है, प्लीज पढ़ाई करना, सिलेबस करा देते हैं। और ये ईस्टर्न घाट है, आप देख रहे हो, और ये देख रहे हो वेस्टर्न घाट पे कितने माउंटेन और ऐसी मिलता है, इस तरीके का है। यस, यस। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। क्लियर है? अब हम बात कर सकते हैं बेटा, देखो देखो, ये एनसीईआरटी कहती है जेनेटिक लेवल में उसने किसकी बात करी है? रॉ वोल्फिया की। ठीक है, कहां पे ग्रो कर रहा है? हिमालयन रेंज पे। यस, ठीक है। उसमें क्या है? कंसंट्रेशन फर्क है, मतलब अमाउंट फर्क है, और उसकी पोटेंसी, पोटेंसी मतलब ये रहा लिखा पोटेंसी। दूसरा, स्पीशीज डाइवर्सिटी किसमें ज्यादा है? वेस्टर्न घाट पे ज्यादा है। किसकी? एम्फीबियन की। लॉजिक क्या है? एम्फीबियन फ्रेश वाटर में मिलते हैं। अब आ जाओ बेटा इकोसिस्टम लेवल पे, या हम बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यहां पर हम क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि यार इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है ना, इंडिया में ज्यादा इकोसिस्टम है, मोर इकोसिस्टम देन एक कंट्रीज हैं जिनका नाम है स्कैंडिनेवियन कंट्री। अब ये कौन सी होती है मैं दिखा देता हूं आपको। देख बेटा, आपने कभी ये जाओगे, जब कभी अर्थ का आपने ग्लोब ऐसे देखा हो, ये यहां पे इक्वेटर है, यहां पर कहीं पर इंडिया है, यहां पर ऊपर की तरफ कुछ कंट्रीज होती हैं। ये इनके नाम देखो क्या क्या है। इनके नाम है बेटा मेरे पास स्वीडन, फिनलैंड, समझ में आ रहा, नॉर्वे, ये कंट्रीज हैं। तो ये पोल के पास आती है। ये कंट्री कहां है देख रहे? थोड़ा मतलब पोल से बहुत दूर नहीं होती है। तो इन कंट्रीज में उतने ज्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी नहीं बनती, अलग अलग इकोसिस्टम नहीं बनते। देख यहां पर, जैसे यहां पे क्या कह रहा है? एट इकोसिस्टम लेवल इंडिया में क्या क्या है? डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैनग्रोव्स है। मैनग्रोव क्या होते हैं? मैनग्रोव क्या होते हैं? जहां फ्रेश वाटर मिक्स होता है उससे, सॉरी,
मैनग्रोव्स क्या होते हैं? सुंदरबन नाम से वेटलैंड्स हैं, ठीक है। किसकी कंपैरिजन में? स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे। तो अगर मैं आपसे कहूं, बेटा, अगर मैं आपसे कहूं, देखो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा लीस्ट बायोडाइवर्सिटी, ए इंडिया, बी नॉर्वे, सी वो लिख सकता है ब्राजील, क्योंकि ब्राजील इक्वेटर के पास है, और एक लिख सकता है कोलंबिया। ऐसे कोलंबिया भी इक्वेटर के पास है, तो यहां से आप क्या मार्क करोगे? नॉर्वे। समझ में आ रहा है? स्कैंडिनेवियन कंट्री, बेटा मैं लिख दूं ये वर्ड आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपने ज्योग्राफी तो पढ़ी नहीं है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री किनको कहते हैं ये मैंने बता दिया, ठीक है, ताकि आपको आसान पड़े। यस, आ जाओ जरा, आ जाओ, कर लो जल्दी से। लिखना है, हमें लिखना भी है, आ जाओ लिख लेते हैं एक बार। सबसे पहले ये लिख लो, मैं एक पेज स्लाइड बदल रहा हूं, कैसे पता चलेगा मैं बता देता हूं। इक्वाडोर, जो जो लिख रहा है एक बार लिखते रहो, मैं फटाफट से एक एक स्लाइड दिखा देता हूं जल्दी से। बेटा आप रिवीजन स्टार्ट कर लो, बायोडाइवर्सिटी बहुत, हाँ हाँ, बायोडाइवर्सिटी क्या है? बहुत इजी चैप्टर है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो इजी रहेगा। जैसे स्कैंडिनेवियन आपको नहीं पता है ना, तो वो चीजें मैं बताता रहूंगा आपको। और लिख लो, ये लिख लो, मैं स्लाइड बदल रहा हूं जल्दी जल्दी से, जो लिख लिया है। हाँ आगे पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिन जिन चैप्टर के शॉर्ट नोट्स नहीं मिले वो सब मिल जाएंगे अब आपको। जो जैसे मैंने मान लो आपको वो बोला है, सेल बोला है, तो सेल को पढ़ो, उसके देंगे पहले। सर लिविंग वर्ल्ड बाकी बाकी इशिता बेटा हो गया लिविंग वर्ल्ड, प्लीज डोंट से लाइक दिस। ये वाला लिख लो, फिर लेवल्स बता रहा हूं जल्दी, वन शॉट में। इकोलॉजी पूरा नहीं हुआ है बच्चे, इकोलॉजी में यही तो बचा है, बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम करना है वो वाला, सक्सेशन वो सब आएगा नहीं बच्चे पर। आ जाओ, मैं लास्ट, बेटा लिविंग वर्ल्ड है ऐप में, चेक कर ले। यस, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कहां पूरा हुआ? फिर तूने देखा नहीं। ठीक है, एग्जाम कब है? 5 मई। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ फोकस करके पढ़ेंगे, बाकी चीजें नहीं डिस्कस करेंगे। यस यस, ये लिख लो। अब कौन कौन से हैं यहां पर इकोसिस्टम? कोरल रीफ है। कोरल रीफ कहां पर है आपको पता है? लक्षद्वीप कोरल आइलैंड है, मोदी जी जहां गए थे। उसके अलावा मेरे पास अमीज सुंदरबन, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, वेटलैंड्स हो गए एक तो, डेजर्ट है हमारे पास, रेन फॉरेस्ट है, इंडिया में ये सब तो है। कोस्ट है, कोस्ट समझ में आता है, वेस्टर्न घाट वगैरह, कोस्ट घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ये जो मैनग्रोव्स होते हैं ना, यहां पर एक प्लांट मिलता है जिसपे रेस्पिरेटरी रूट होती है, क्या नाम है बताओ बेटा? उस प्लांट का नाम याद आ रहा है आपको जहां रेस्पिरेटरी रूट मिलती है? हाँ, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा कोरल आइलैंड है, उसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। चल जल्दी से कर, जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी जल्दी कर, न्यूमेटोफोर्स वाला, राइजोफोरा, यस, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी करेंगे जल्दी। जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी चेंज विद डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, मतलब ये मान लो मैं हिमालय पे यहां से यहां मूव कर रहा हूं तो मुझे दिखेगी, यस। एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट, मतलब क्या? मैं तेरे को पूछता हूं, देख, मान ले इस कॉन्टिनेंट में जो घोड़ा मिल रहा है दूसरे कॉन्टिनेंट में मिलेगा, क्या उसमें जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी होगी? यस होगी। विद लैटिट्यूड, मान लो कोई प्लांट यहां मिलता है, वही स्पीशीज अगर यहां मिलेगी, जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी होगी, यस। तो इसलिए ऑल आएगा। स्ट्रेन ऑफ राइस, राइस की जो स्ट्रेन्स है या वैरायटी है वो कौन सी लेवल है? जेनेटिक लेवल है। एक में ए आएगा, एक में डी आएगा, चेक कर ले आंसर, ठीक है। इकोसिस्टम का डिलीटेड पार्ट आप मैसेज कर दीजिएगा इस लेक्चर के बाद, अगर आपको करना है मैं करा दूंगा,
पर मेरा ये मानना है कि आप उसे थोड़ा थोड़ा सा पढ़े। इस चैप्टर से मुश्किल क्वेश्चन आएंगे नहीं? ठीक आएगा। अच्छा आ जाओ, ध्यान से सुना बेटा। हाउ मच बायोडाइवर्सिटी आर प्रेजेंट। जब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की तो उसकी दो कैटेगरी है, ध्यान से देखियो। उसकी हमारे पास दो कैटेगरी है। एक हमारे पास है डिस्कवर्ड, एक हमारे पास क्या है, डिस्कवर्ड है। बायोडाइवर्सिटी के, हाँ बेटा टिश्यू कल्चर रिकॉर्ड करके दूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, ध्यान सुन। एक है वो डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, जिसको मैं क्या कर चुका हूं, ऑलरेडी लिस्टेड है। मतलब लिस्टेड का क्या मतलब होता है, जो हमें पता है। और एक वो है जो अनडिस्कवर्ड है, वो है जो अनडिस्कवर्ड है। जो डिस्कवर्ड है, नेम है, वो कितनी है, मोर देन 1.5 मिलियन। लिविंग वर्ल्ड में लिखा था 1.7 टू 1.8 मिलियन। अनडिस्कवर्ड जो है बेटा, उनके बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, उनके बारे में हमें नहीं पता। तो हम ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे इकोलॉजिस्ट, मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे बेटा, कितनी बायोडाइवर्सिटी, इधर देख बच्चे, इधर देखो, इधर देखो। अर्थ पर कितने प्लांट और एनिमल है ये मुझे नहीं पता। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बताया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUCN। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है क्वेश्चन में, 100% फुल फॉर्म आ सकती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये इसकी फुल फॉर्म है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आ सकती है। यस, तो हमारे पास टोटल जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी दो कैटेगरी है। एक डिस्कवर्ड और नेम्ड है, जिसमें मोर देन 1.5 मिलियन है। और जो अनडिस्कवर्ड है, जिसे हम IUCN कह रहे हैं, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, इसने 2004 में ये लिस्ट दी थी जिसमें इतना नंबर बताया था। हम आपसे ये कह रहे हैं बेटा कि जो अनडिस्कवर्ड है उसके लिए मुझे गैस करना पड़ेगा। गैस का मतलब होता है मुझे प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रिडिक्शन करी। प्रिडिक्शन करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, ज्यादा बायोडाइवर्सिटी इक्वेटर पर मिलती है। इक्वेटर को कहते हैं ट्रॉपिकल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिकल? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिकल? ध्यान से सुन। इक्वेटर इस सिंगल लाइन को कहते हैं, लेकिन ये जो एरिया है इतना, इसे ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। तो दिस इज ट्रॉपिकल एरिया एंड दिस एरिया इज नोन एज टेम्परेट। तो ज्यादा स्पीशीज कहां मिलेंगी? ट्रॉपिकल पे। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो। देखो, सम इकोलॉजिस्ट मेड गेस और प्रिडिक्शन, यस। क्या है वो? पहला ट्रॉपिकल स्पीशीज ज्यादा है किससे? और वो किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन इन चीजों पर बेस्ड है। ट्रॉपिकल स्पीशीज ज्यादा है देन टेम्परेट। यस और नो? सम मोस्ट स्पीशीज किसकी हैं? मोस्ट स्पीशीज इज ऑफ इंसेक्ट। सबसे ज्यादा किसकी स्पीशीज है? इंसेक्ट की। इस तरीके से उन्होंने क्या, तो उन्होंने क्या किया बेटा, कुछ सम एनसीईआरटी कहती है वाइल्ड गेस और प्रिडिक्शंस थी, जिसमें किसी ने बोल दिया यार मतलब लगभग 20 से 30 मिलियन है स्पीशीज, इतनी स्पीशीज हैं। बट सही प्रिडिक्शन, बट नियरली करेक्ट प्रिडिक्शन किसने करी है? नियरली करेक्ट प्रिडिक्शन किसकी है? रॉबर्ट मे की। क्यों? क्योंकि उसने सही चीजें मतलब बताइए। रॉबर्ट मे ने बोला कि टोटल स्पीशीज कितनी है? 7 मिलियन है।
उसमें लगभग 1.5 मिलियन से ज्यादा, मोर देन 1.5 मिलियन क्या है, डिस्कवर्ड है, और रेस्ट जो है वो क्या है, अनडिस्कवर्ड है। तो ये जो 1.5 मिलियन है, ये लगभग 22% है किसका, टोटल का। क्या इतनी बात समझ में आई है? मान लो मैं आपसे कहूं, मेरी बात सुनना ध्यान से बच्चे, मैं यहां पे क्लियर आपसे बोल रहा हूं, 20 to 50 कर ले बच्चे, कोई बात नहीं, ये तो वाइल्ड गैस है ना, सही थोड़ी है। अर्थ पर कितने प्लांट एनिमल स्पीशीज हैं ये हमें नहीं पता, इसके लिए कुछ साइंटिस्ट ने अपना अपना प्रोजेक्शन दिया। उन्होंने एनसीईआरटी ऐसे लिखती है कि यार बहुत सारे साइंटिस्ट का प्रोजेक्शन था, लेकिन जो सही गैस है हम रॉबर्ट मे का मानते हैं। उसका एक सॉलिड रीजन है, क्योंकि उन्होंने कंसिडर किया कि ट्रॉपिकल मतलब इक्वेटर के पास ज्यादा स्पीशीज मिलेगी एज कंपेयर टू टेम्परेट, और ज्यादा स्पीशीज अनडिस्कवर्ड कहां है, ट्रॉपिकल एरिया में। दूसरा, उन्होंने माना कि इंसेक्ट में ज्यादा स्पीशीज होंगी, और एक ग्राफ जैसी चीज प्लॉट करी और उसको बढ़ाकर, मान लो मैं कहता हूं, मेरी बात सुन, मैं कहता हूं कि जैसे इतना एरिया है, इतने एरिया में 10 स्पीशीज हैं, तो इतने बड़े एरिया में 20 हो जाएंगी, इस तरीके का एक प्रोजेक्शन बनाया, उससे आइडिया लगा लिया 7 मिलियन है। क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अरे भाई बताओ, क्लियर है? प्रिडिक्शन है, रॉबर्ट मे का सही प्रिडिक्शन है, ये श्रीमान रॉबर्ट मे, फोटो देख लो इनकी, ऐसे दिखते हैं। यस, अब देख बेटा, जो तेरे काम का डाटा है वो देख, मैं मार्क कर रहा हूं, हाउ मेनी स्पीशीज कितनी है, ठीक है, बट इट इज नॉट इजी टू आंसर। तो 2004 में कितनी थी, मोर देन 1.5 मिलियन। हम बात कर रहे हैं प्लांट और एनिमल दोनों की मिला के, ठीक है। मैनी ऑफ आर एजुकेटेड गेसेस हैं, मतलब तुक्के हैं। टेक्सोनॉमी ग्रुप्स, स्पीशीज इन्वेंटरीज, देख रहे हो, टेक्सोनॉमी ग्रुप ज्यादा कंप्लीट कहां पर है, टेम्परेट में। मतलब क्या हुआ, टेम्परेट की स्पीशीज हमें ज्यादा पता है, किसके कंपैरिजन में, ट्रॉपिकल के कंपैरिजन में। दूसरा दूसरा हमारे पास देखो, दूसरा कह रहा ओवरवेमिंगली मतलब बहुत सारी स्पीशीज अभी डिस्कवर होनी बाकी है। दूसरा देखो, हमारे पास स्पीशीज रिचनेस इंसेक्ट की ज्यादा है, और उस ग्राफ को, उस प्रोजेक्शन को एक्स्ट्रापोलेट करके हमने पता लगाया है, ठीक है, पता लगाया है कैसा, हमने एक आइडिया लगा लिया है कि कितनी होगी, लगभग 7 मिलियन। देखो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि देखो, ये कह रहा है कि बायोलॉजिस्ट मेक अ स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन, मतलब डाटा के साथ कंपैरिजन किया टेम्परेट ट्रॉपिकल का। दूसरा, इंसेक्ट को देखा कि भाई इसमें बहुत सारी अनडिस्कवर्ड है, और उस चीज को बढ़ाया, उस डाटा को बढ़ाया, और किसके साथ कंपेयर किया, एनिमल और प्लांट के साथ, और वो एक कंक्लूजन पे आए। सही कंक्लूजन हम किसका मानते हैं, रॉबर्ट मे का। ये लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। गौतम बता दिया बेटा, वो ऐप में ही है। क्लियर है यहां तक क्लास झिंगड़? अच्छा चलिए आगे चलेंगे। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी अर्थ पे कितनी है। अब थोड़ा सा बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। हमने सिर्फ नंबर की बात करी है, हमने क्या बात करी है, सुन ध्यान से बेटा, हमने कितनी बात करी है, सर हमने बोल दिया 7 मिलियन। हमने ये 7 मिलियन क्या है भाई, ये प्रिडिक्शन है। अब इसमें भी तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा क्या है। एनसीईआरटी कहती है इस 7 मिलियन में 70% मेरे पास क्या है, 70% एनिमल्स हैं। अब एनिमल्स में सब कुछ आ सकते हैं, ठीक है, 70% एनिमल्स है। 22% मेरे पास क्या है, ध्यान सुन, 22% क्या है, प्लांट्स हैं, फंजाई है, एल्गी है, ये सब है, ठीक है। 8% में अदर्स हैं। अदर्स में आपके पास प्रोटिस्ट है। अब यहां पर समझदारी की बात क्या है, पहला नोट लिख रहा हूं, 100 रुपए का नोट है। फंजाई को यहां प्लांटाई में इंक्लूड किया है, फंजाई को इंक्लूड किया है प्लांटाई में, इंक्लूड इन प्लांट्स। टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, वहां पर तो यही था। दूसरा क्या किया, इसमें मोनेरा को कंसीडर नहीं किया, मोनेरा इज नॉट कंसीडर्ड हियर। क्या इस बात में कोई डाउट है, इस बात में कोई डाउट है? नहीं, ठीक है, अगला आ जाते हैं। आउट ऑफ एवरी
10 एनिमल, 7 आर इंसेक्ट। 7 क्या है? इंसेक्ट्स है। अब देखो, मैंने लिख दिया यहां पर बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को मैंने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ये क्या है? 7 मिलियन की बात हो रही है। उसमें मेरे पास एक ग्रुप है प्लांट्स का। तो प्लांट्स में सबसे ज्यादा है एक तो एंजियोस्पर्म, और साथ में फंजाई, साथ में फिर फंजाई है, फिर मेरे पास एल्गी है, फिर मेरे पास मॉस है और फर्न है, फिर मेरे पास लाइकन्स है। अब यहां पर क्या नहीं लिखे मुझे बताओ? मॉस किस में आते हैं? ब्रायो में। फर्न किस में आते हैं? टेरिडो में। यस और नो? इसमें कौन सा ग्रुप मेंशन नहीं है? नोट, 100 रुपए का नोट। जिम्नोस्पर्म मेंशन नहीं है। तो जिम्नोस्पर्म की क्या होती है? लीस्ट नंबर है प्लांट में, इज लीस्ट इन नंबर, लीस्ट इन नंबर इन प्लांट। ये वाली बात समझ में आ रही है? जिम्नोस्पर्म सबसे कम है। अब आ जाओ एनिमल्स में। एनिमल्स को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले मैंने लिखा इनवर्टिब्रेट्स। सबसे पहले मैंने क्या लिखा बेटा? इनवर्टिब्रेट्स लिखा। आप मुझे बताओ, इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा होते हैं इंसेक्ट, इंसेक्ट के बाद मोलुस्का, उसके बाद क्रस्टेशियन, और उसके बाद अदर। अब आप सोच के बताओ, क्या इंसेक्टा और क्रस्टेशियन सेम फाइलम है? सेम फाइलम है कि नहीं है? यस है। यस है कि नहीं? यस। और मोलुस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाए नीट में कि हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, तुम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे। यहां लिखा हुआ इंसेक्ट, यहां लिखा हुआ है मोलुस्का, और यहां लिख दिया उसने मान लो आर्थ्रोपोडा, और फोर्थ में उसने लिख दिया मान लेते हैं एनिमल ज्यादा हैं तो मान लेते हैं यहां लाइकन लिख दिया। चलो, तो अगर आप ध्यान से देखो, कायदे से तो इंसेक्ट मार्क करना चाहिए, पर आर्थ्रोपोडा में ये और ये दोनों आ रहा है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। और अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करता हूं, तो वर्टिब्रेट्स में ज्यादा क्या है बेटा? ज्यादा क्या है बता? सबसे ज्यादा होती है फिश के बाद आ जाते हैं रेप्टाइल्स और बर्ड्स, उसके बाद आ जाते हैं मैमल्स और एम्फीबियंस। वाई मैमल्स और एम्फीबियन की स्पीशीज कम है? बता, कम क्यों है? मैं तेरे को बता देता हूं, देख नोट। वाई एम्फीबियन इज लेस? वाई एम्फीबियन इज लेस? क्यों? क्योंकि ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं और फ्रेश वाटर के सोर्सेज कम हैं। ठीक है। दूसरा, वाई मैमल्स आर लेस? मैमल्स आर लेस क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, साइज इज लार्ज। कौन सबसे बड़े साइज के होते हैं? मैमल्स। यस, यस। वाई मैमल्स आर लेस? बड़े साइज की चीज को जिंदा रहना मुश्किल काम है। यस, यस। ठीक है। तो आप देखो बेटा, कुछ डाटा है हमारे पास, ज्यादा हमारे पास एनिमल्स हैं प्लांट के कंपैरिजन में। आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल 7 आर इंसेक्ट। इसका मतलब इनवर्टिब्रेट ज्यादा है वर्टिब्रेट से। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? और इसका ये पाई चार्ट दे रखा है, ये देख, ये पाई चार्ट दे रखा है। ये पाई चार्ट तुझे ऐसे याद करना है। सबसे पहले ये इंसेक्ट, फिर मोलुस्का, फिर क्रस्टेशियन मान लो, या अदर एनिमल, फिर क्रस्टेशियन। ठीक कर लेना अपनी कॉपी में। ये फिश है, फिश के बाद क्या आएगा बता? फिश के बाद क्या आ गया? रेप्टाइल और बर्ड्स आ गया, फिर मैमल्स आ गया और एम्फीबियंस आ गया। यहां देख ले, एंजियोस्पर्म से ज्यादा होता है फंजाई से, फिर मेरे पास एल्गी आ गया, फिर देख मॉसिस ब्रायोफाइट है, फर्न टेरिडोफाइट है, और फिर लाइकन आ गया। जिम्नोस्पर्म दे नहीं रखा। अगर ये क्वेश्चन आता है मोस्ट स्पीशीज इज ऑफ
फर्न, मॉस, लाइकेन, फंजाई आएगा, और फंजाई से ज्यादा एंजियोस्पर्म होते हैं। मार्क द करेक्ट ऑर्डर। इनमें से बता, डी अच्छा क्वेश्चन, ये वाला, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बेटा, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, उसमें इंसेक्ट तो आता ही है, क्रस्टेशियन भी आते हैं। तो इंसेक्ट लार्जेस्ट क्लास है, तो फाइलम में क्रस्टेशिया और ऐड हो जाएगा ना। यस। फिश इंसेक्ट से ज्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती, हर 10 में से 7 ही गलत है। फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, ये गलत है। ये सही है, इंसेक्ट फिश से ज्यादा होंगे डेफिनेटली, फिश बर्ड से ज्यादा है और बर्ड रेप्टाइल से ज्यादा है। तो इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो, ये इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसा एक्सपेक्ट करो। यस, कर लोगे? दूसरा बेटा, बैक्टीरिया को बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड नहीं करते। देखो डाटा याद करने हैं। पहला 70% एनिमल्स, 22% प्लांट्स और 8% में अदर्स आ जाते हैं। लिखने दीजिए, लिखने दे रहे हैं, लिख लो बेटा, ये नोट कर लो जल्दी से। रेप्टाइल ज्यादा है किससे? रेप्टाइल, बर्ड्स, फिर मैमल्स और एम्फीबियन। बच्चे तुझे अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वहां गलत हो जाएगा, ठीक है? हाँ बेटे, फंजाई कॉस्मोपॉलिटन होती है, पर ये जो करंट एरा चल रहा है ये एंजियोस्पर्म का है। एक एवोल्यूशन में एक लाइन है, एम्फीबियंस और जो इंसेक्ट है, ये करंट उन्हीं का चार्ट है, ठीक है? यस। रीजन क्या है वाई एम्फीबियन इज लेस? क्योंकि एम्फीबियन फ्रेश वाटर में मिलते हैं, और अगर आपने थोड़ी भी ज्योग्राफी पढ़ी है, हमारी अर्थ पर ज्यादा सोर्स क्या है? मेरीन, ओशियन है, तो एम्फीबियन का नंबर तो वैसे ही कम होगा। फिर वाई मैमल्स आर लेस? क्योंकि मैमल का साइज बड़ा है, बड़े साइज के ऑर्गेनिज्म ज्यादा जिंदा नहीं रहते बेटा। यस, यस। और जिम्नोस्पर्म बेटा का ये टाइम नहीं है, जिम्नोस्पर्म का वो टाइम था जिसे हम जुरासिक कहते थे, डायनासोर्स होते थे। अब क्या है कि वाई प्रोकैरियोट्स आर नॉट इंक्लूडेड। तो एनसीईआरटी ने देखो क्या बोला है, एनसीईआरटी ने बोला है सबसे पहले कि बायोलॉजिस्ट श्योर नहीं है, नॉट श्योर अबाउट प्रोकैरियोट। रीजन, उन्होंने उसको इंक्लूड ही नहीं किया। रीजन क्यों श्योर नहीं है? ए, करंट मेथड एप्रोप्रिएट नहीं है। करंट मेथड इज नॉट एप्रोप्रिएट। करंट मेथड एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है? दूसरा, मैनी बैक्टीरिया कैन नॉट बी कल्चर्ड। उससे क्या होगा? उससे होगा क्या? कलेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? तीसरा, इफ वी कंसीडर बायोकेमिकल क्राइटेरिया, species can go into millions। वो किस में चली जाएगी? मिलियंस में। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं हाँ बेटा, मोलस्का इंसेक्ट से कम है और उससे ज्यादा। मेरी बात सुन, एनसीईआरटी ने यहां पर क्या बोला है? उसने बोला है कि हम मोनेरा को नहीं ले रहे। उसने क्या क्या पॉइंट्स दिए सुनो। देखो, सबसे पहले कन्वेंशनल मतलब जो करंट तरीके हैं क्लासिफिकेशन के, वो ठीक नहीं है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, बहुत सारे को हम कल्चर नहीं कर सकते। कल्चर करने से क्या होता है बेटा? जब भी आप कोई नया प्लांट या एनिमल को आप नाम देते हो तो उसको कलेक्शन करना पड़ता है स्पेसिमेन का, यहां से आप कलेक्शन नहीं कर सकते। और ये कह रहा है कि अगर आप सिर्फ बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया ले ले, सही है, तो बायोडाइवर्सिटी मिलियंस में चली जाएगी। मैं इससे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपने पढ़ा था स्ट्रेप्टोकोकस, याद है? स्ट्रेप्टोकोकस की आपके पास 2 स्ट्रेन थी, आर और एस। इनमें क्या फर्क था? एक बायोकेमिकल का ही तो फर्क था, म्यूकस कोट। यस, म्यूकस का कोट था इस पर।
यही तो था इस पर म्यूकस का कोड था, तो ये दो अलग अलग स्पीशीज बना देते अगर मैं उसको एक क्राइटेरिया मान लेता। तो एनसीईआरटी ये कहती है कि जो करंट टैक्सोनॉमिक मेथड है जिनसे मैं प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई कर रहा हूं वो प्रॉपर नहीं है बैक्टीरिया के लिए। दूसरा ये कह रहा है कि बहुत सारे बैक्टीरिया को मैं कलेक्ट ही नहीं कर सकता, उनको कल्चर नहीं कर सकता, तो उसके बारे में पढ़ोगे कैसे। तीसरा वो कह रहा है कि अगर मैं सिर्फ केमिकल को क्राइटेरिया मान लूं, ऐसे तो मिलियन स्पीशीज हो जाएंगी। आपके पास उदाहरण भी है स्ट्रेप्टोकोकस की, वो सेम स्पीशीज है, उसे आर और एस स्ट्रेन कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया की स्पीशीज हैं जिनमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। अगर आपको याद हो, हमने जैसे उसमें पढ़ा था एस्परजिलस नाइगर अलग केमिकल बनाता है। यस, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड बनाता है, पर क्या सारे एस्परजिलस सिट्रिक एसिड बनाते नहीं। हमने उसको ऑल दो अलग अलग स्पीशीज मानते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे बैक्टीरिया में बहुत माइन्यूट सा केमिकल और जीन्स का फर्क होता है, उससे हम नई स्पीशीज नहीं बना सकते। उत्सव बेटा मेरे को पढ़ाने दे बच्चे, क्योंकि कुछ चीजें तेरे दिमाग में बिठानी जरूरी है। यस ठीक है, चलो आगे चलेंगे, नोट कर लो। फिर मैं इंडिया की बायोडाइवर्सिटी बताऊंगा और फिर मैं उसके वेरिएशन बताऊंगा। जल्दी करेंगे। हो गया बेटा? ठीक है, चलेंगे। बैक स्लाइड करो, लिख ले बच्चे, ये बैक स्लाइड। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडिया में बायोडाइवर्सिटी देखेंगे क्या सिचुएशन है। मैं इंडिया को 12 बड़ी उन कंट्रीज में मानता हूं और एनसीईआरटी लिखती है जिसमें बहुत सारे क्या है बायोडाइवर्सिटी वाला चीज है। ठीक है ना। स्टार्ट करेंगे बेटा, आप उससे स्टार्ट करो। अभी क्या नाम है, पहली यूनिट से, सेल वाले से। ठीक है, चलो इंडिया की बात करते हैं। देखो, इंडिया 2.4% ऑफ टोटल लैंड एरिया है, अर्थ का एरिया नहीं, ऑफ टोटल लैंड एरिया है। टोटल लैंड एरिया का सिर्फ इतना है इंडिया, एंड इट इज 8.1% ऑफ टोटल बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब इंडिया में ये रेशियो हाई है, बायोडाइवर्सिटी पर यूनिट एरिया तो ज्यादा है। दूसरा, इंडिया जो 12 मेगा डाइवर्सिटी रिच कंट्रीज में है, जो इतनी ज्यादा 12 बड़ी कंट्रीज हैं, उनमें इंडिया इंक्लूड है। उनमें क्या है, हमारे पास इंडिया इंक्लूड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उनमें इंडिया इंक्लूड है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं। देखो, हमने क्या बोला था, याद करो आपने, हमने बोला था अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में, अगर हम माने, याद करियो बेटा ध्यान से, हमारे पास टोटल कितना है, मुझे सोच के बताइए। हमारे पास टोटल 7 मिलियन है, उसमें से डिस्कवर्ड कितना है? डिस्कवर्ड कितना है सर? 1.5 मिलियन से ज्यादा, तो वो लगभग 22% है। ठीक है, ये, और बाकी हमारे पास अनडिस्कवर्ड है। तो यही अगर मैं इंडिया का मानूं, यही अगर मैं इंडिया का मानूं, तो इंडिया में भी दो तरीके से होगा सर। एक होगा डिस्कवर्ड, तो डिस्कवर्ड में मेरे पास प्लांट लगभग 45,000 है, और एनिमल कितना होगा? एनिमल लगभग 1 लाख के आसपास है, क्योंकि एनिमल ज्यादा है। अब मैं बात कर रहा हूं अनडिस्कवर्ड की। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने बोला है, एनसीईआरटी ने बोला, मेरी बात समझो ध्यान से, एनसीईआरटी कहती है कि ये तो वो हैं जो अनडिस्कवर्ड, मतलब सॉरी डिस्कवर्ड है, लेकिन टोटल बायोडाइवर्सिटी, टोटल जिसमें डिस्कवर्ड अनडिस्कवर्ड दोनों आ जाए, टोटल बायोडाइवर्सिटी जो हमारे पास है वो लगभग कितनी होगी बेटा? लगभग 1 लाख के आसपास प्लांट स्पीशीज होंगी, प्लांट्स हैं, और लगभग 3 लाख के आसपास
हमारे पास क्या होंगी, एनिमल्स होंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? रिपीट करता हूं, इंडिया जो है बेटा बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है। मेरी बात समझ ध्यान से, बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है इंडिया। क्लियर है? 2.4% टोटल लैंड एरिया पर पूरे अर्थ की 8.1% बायोडाइवर्सिटी है। 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है ना? यस। मैं चाह रहा था कि आप मुझे बताओगे लैंड और पानी में कहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, बताओ। देखो ये लिख भी रहा है, जो डाटा है तुम्हारे काम का, 2.4%, 8.1%, 45,000 प्लांट है, 12 मेगा डाइवर्सिटी में है, और लगभग ट्वाइस 45 का ट्वाइस कितना होगा, 1 लाख के आसपास, 12 मेगा डाइवर्सिटी, और ये टोटल कितना है, 25 इतना। अगर हम ऐसा लगा ले तो मोर देन 1 लाख प्लांट मिल जाएंगे, मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीशीज मिल जाएंगे। और एनसीईआरटी क्या बोल रही है? बोल रही है, देखो ये बड़ा दुख भरी लाइन है। एनसीईआरटी कह रही है कि नेचर की बायोलॉजिकल लाइब्रेरी जल रही है, मतलब स्पीशीज मर रही हैं, इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ द बुक स्टॉक डेयर। मतलब नेचर की लाइब्रेरी है, नई नई स्पीशीज वो जल रही है, इससे पहले कि मैं उन बुक्स के नाम नोट कर पाऊं वो मर जाएंगे। ये लाइन बहुत अच्छी है एक्चुअल में। कैटलॉग का मतलब होता है मैं उन बुक्स के, बुक्स क्या है यहां पर क्या है, बुक्स, बुक्स का मतलब स्पीशीज है। यस। कंसिडर द इमेंस, प्रॉब्लम कहां है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं। कंसिडर द इमेंस ट्रेन्ड मैन पावर, टैक्सोनॉमिस्ट चाहिए और साथ में टाइम चाहिए। क्या कोई गवर्नमेंट इस पे इन्वेस्ट करती है? बहुत ज्यादा नहीं करती है, लिमिटेड लोग हैं वही काम कर रहे हैं। यस, ठीक है। इससे पहले कि वो स्पीशीज, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये स्पीशीज होती थी। ऐसे बहुत सारे प्लांट और एनिमल है वो पता ही नहीं चलेंगे कि होते थे आपको, जिस स्पीड से एक्सटिंक्ट हो रहा है। चलिए आगे चलेंगे, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, आपको देखो डोडो एक्सटिंक्ट हो गया क्योंकि डोडो पहले था, ये पता था हमें, पर बहुत सारे ऐसे हैं जो पता ही नहीं, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तुम्हें कैसे पता था कि वो था? या तो फॉसिल से पता चले, अगर उसके फॉसिल नहीं मिलते हो तो। फॉसिल तो उन चीजों के मिलते हैं जिनके हार्ड डेड रिमेन्स होते हैं, सबके तो नहीं होंगे। अच्छा एक चीज और है, आप में से बहुत सारे बच्चे अब थोड़ा सा मेंटल ब्लॉक फील कर रहे हैं कि क्या किया जाए। मैं आपको अपनी कंडीशन बताता हूँ कि जब मैं मतलब छोटी क्लासेस में था, 5, 5, 6, 7 में, तो मैंने फर्स्ट टाइम सोचा कि यार इंग्लिश मीडियम में पढ़ने में ठीक रहेगा, तो पेरेंट्स से बात करके मीडियम चेंज कराया, हिंदी से इंग्लिश में गए 6, 7, 7। तो वहां पे पहली बार फील हुआ कि यार इंग्लिश पढ़कर हमें याद नहीं होती। ऐसा आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ है जिनको एक बार रीड करके याद नहीं होता है। यस, तो ऐसा परेशानियां चलती हैं बच्चों के साथ, यहां पे डरना नहीं है बेटा। एक कह रहा सर लाइव आइए, तो मैं क्या वो हूं, लाइव नहीं हूं अभी। तो उसके लिए बेटा आपको अपनी कमजोरी को मतलब ऐसा नहीं रखना कि उसको रखोगे आप, मेहनत करो उसके लिए, और टाइम है अभी, 2 महीना बहुत होता है, क्योंकि जब सिलेबस भी खत्म हो रहा है फिर आपके पास पूरा पूरा दिन रहेगा, लेक्चर थोड़ी देखने आप। ठीक है, चलें आगे। अब बात करते हैं पैटर्न्स की। कोई पैटर्न है क्या बायोडाइवर्सिटी को लेके? सबसे पहला पैटर्न है लैटिट्यूड ग्रेडियंट। मेरी बात सुनियो ध्यान से। हम ये मानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कोई पैटर्न शो करती है। मेरी बात समझ में आ रही है? बायोडाइवर्सिटी क्या शो करती है? पैटर्न शो करती है। पैटर्न क्या होता है समझ, पैटर्न क्या होता है? ये तेरे पास इक्वेटर है, इक्वेटर से जब मैं पोल की तरफ जाता हूं तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करती है। एक पहला पैटर्न तो ये है। आपको शायद पता नहीं है लैटिट्यूड किसे कहते थे, पता है? अक्षांश कहते हैं हिंदी में। लैटिट्यूड किसे कहते थे? ये 0 डिग्री है, फिर यहां से 90 तक जाता है, फिर यहां पर आता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऐसे यहां पर आता है 23.5 डिग्री साउथ। कौन सी लाइन इंडिया के सेंटर से जाती है? कौन सी लाइन इंडिया के सेंटर से जाती है? इनमें से कौन सी लाइन जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन,
यस, ये वाला ना इंडिया के सेंटर से जाता है ये वाला, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी एक पैटर्न शो करता है। पैटर्न क्या है? पैटर्न क्या है, ध्यान से देख। व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर, जब हम इक्वेटर से दूर मूव करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है बेटा? बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। यस और नो? यस सर, डिक्रीज हो जाती है। अब आपको यह समझना है कि इसके बीच में ये एरिया क्या है? नॉर्थ और साउथ, इसके बीच में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है। तो यहां पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए आपके एनसीईआरटी ने, देखो एग्जाम्पल क्या दिया आपको, मैं थोड़ा सा आइडिया भी दूंगा। कोलंबिया, ये इक्वेटर पर है, ये इक्वेटर पर है कंट्री, साउथ अमेरिका में है। न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ है, ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ है। अब देखो यहां पर क्या बोलता है, कहता है यहां पर 1400 बर्ड की स्पीशीज मिलती है, बर्ड नहीं, बर्ड की स्पीशीज। यहां पर कुछ बोलता है 105 बर्ड की स्पीशीज हैं, और यहां पर मान लो 56 हैं। तो जैसे जैसे मैं इक्वेटर से दूर जा रहा हूं बर्ड की स्पीशीज डिक्रीज हो रही है। आप देख पा रहे हो बर्ड की स्पीशीज क्या हो रही हैं? डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इक्वाडोर, ध्यान से सुनेंगे बेटा। इक्वाडोर क्या है? इक्वाडोर हमारे पास क्या है बेटा? एट इक्वेटर है, उस पे 10 टाइम वास्कुलर प्लांट है। वास्कुलर मतलब व्हाट इज वास्कुलर प्लांट? ये कौन से प्लांट होते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब। देन यूएस के कंपैरिजन में ये ज्यादा है। अमेज़न फॉरेस्ट रिच है बायोडाइवर्सिटी में। कहां मिलता है बेटा? कहां मिलता है? ये भी इक्वेटर पर है। अमेज़न फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट है, आप समझ रहे हो? रेन फॉरेस्ट है यहां पर, मतलब आप देखो बहुत बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा। यस, है ना? कुछ 45,000 टाइप के प्लांट्स हैं। यस, कुछ 3,000 टाइप की मेरे ख्याल से शायद फिश हैं। यस, फिर मेरे पास 378 रेप्टाइल्स हैं। ये नंबर्स करने हैं क्या? ये नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। 425 टाइप के मैमल्स हैं और एम्फीबियंस हैं। देख बेटा, मेरा पढ़ाने का अपना एक तरीका है, मैं किसी का पढ़ाई हुई चीजें नॉर्मली फॉलो नहीं करता। मान लो 1200 मेरे पास बर्ड्स हैं, 1300 बर्ड्स हैं, मैं आपको सिर्फ कह रहा हूं मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं और लगभग सही होती है। मैं ये देख पा रहा हूं, पीछे जब हमने पाई चार्ट पढ़ा था उसमें मैमल और एम्फीबियन कम थे, लेकिन मैं यहां देख पा रहा हूं कि यहां रेप्टाइल कम है इन दोनों से। ऐसा क्यों है? क्योंकि अमेज़न फॉरेस्ट एक रेन फॉरेस्ट है। अगर वो रेन फॉरेस्ट है तो पहली चीज क्या है? वो डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है। घने जंगल में मैमल्स के बचने के चांसेस ज्यादा हैं, कोई प्रेडेटर खा नहीं पाता है। दूसरा क्या है? क्योंकि वहां रेन फॉरेस्ट है तो रिवर होगी, इसलिए एम्फीबियंस का नंबर रेप्टाइल से ज्यादा। नहीं तो अर्थ पर रेप्टाइल ज्यादा है एम्फीबियन से। सोच, ये किसी बुक में नहीं लिखा, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है और मैं उससे रिलेट कर रहा हूं जो मैंने पढ़ा है। अभी हमने जस्ट पढ़ा, उससे रिलेट कर रहा हूं। पर मैं यहां पर आपको कुछ चीजें दिखाता हूं ताकि आपको आइडिया लगे। जैसे मान लो ये अर्थ का एक पूरा ग्लोब है। अगर आप देखो, ये इक्वेटर है, इंडिया इक्वेटर के पास है, देख रहे हो केरला वाला रीजन ये रहा, ये देख पा रहे हो? इंडिया यहां है, ठीक है। ये मान लो अपना चाइना है, ये रशिया है, मान लो ये रशिया वाला एरिया है, ये अपना चाइना है, देखो ये इंडिया है यहां पर। ये है वो कॉन्टिनेंट, ये है मेरे पास अफ्रीका, अफ्रीका के सेंटर से जा रहा है। और ये मेरे पास साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका जो है ना बेटा, साउथ अमेरिका जो है उसकी कुछ कंट्रीज के नाम बता रहा हूं। जैसे देखो इधर, यहां पर देख, ये कोलंबिया है, ये ग्रीन वाला कोलंबिया है, इससे जा रहा है। यस, ये इक्वाडोर है, देख बेटा ये भी इक्वेटर के पास है बिल्कुल, है ना? इस लाइन को नीचे करना पड़ेगा हल्का सा, में कर दिया हमने, देख ऐसे थोड़ा दूर चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये देख, और ये मेरे पास वेनेजुएला है। तो अगर तू ध्यान से देखेगा ना, ध्यान से देखेगा कि ये इक्वाडोर है बेटा, इक्वाडोर, यस,
है ना, ये कोलंबिया है, तो ये सब इक्वेटर पे है ना। यहां है अमेजोन फॉरेस्ट पूरा, यहां वो है चिली, एक कंट्री होती है चिली, और ये सब फुटबॉल खेलते नहीं। अच्छा, तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है, यूएस यहां है, देख ये मैक्सिको है, तुझे थोड़ा सा ये यूएस है। अब यूएस इक्वेटर से ज्यादा दूर है, यहां पर कहीं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होंगी, यहां पर वो थोड़ा सा आइडिया लगा। यस यस, हाँ चिली यहां पर होना चाहिए कहीं पर, थोड़ा मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं हूं। हाँ, तो मैं तेरे को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, यहां मिलेगी, इंडिया में भी मिल सकती है, देख रहे हो। यस, है ना, यहां तो कम मिलेगी, न्यूयॉर्क यहां कहीं होगा तो यहां इससे तो ज्यादा, इससे कम है, फिर यहां पर और कम है। यस, ठीक है ना। हाँ, अब आ गया, अब ये डाटा पढ़ भाई, कोलंबिया में ज्यादा हो गए बर्ड, फिर न्यूयॉर्क में, फिर किसमें, ग्रीनलैंड में, इक्वाडोर पे भी मतलब ज्यादा प्लांट मिलेंगे, इक्वेटर के पास है। अमेजोन फॉरेस्ट क्या है ये देख रहे हो, और आपको पता है ये जो कंट्री ब्राजील होगी यहां पर, उसकी क्या है, उसकी एक वो है, क्या नाम है, कैपिटल है शायद, या वहां सिटी है, रियो डी जेनेरियो, वहीं पर पहला वो हुआ था समिट बायोडाइवर्सिटी का, और लॉजिकल भी है। ग्रीनलैंड यहां कहीं होगा, या तो ये है या यहीं पर कहीं होना चाहिए बेटा। मतलब बेसिकली क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे लॉजिकली वहां होना भी चाहिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच भी, और ब्राजील बेटा बड़ी कंट्री है, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा 1992 में, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अमेजोन फॉरेस्ट में पड़ता है। यस यस, ज्योग्राफी जैसी फील आ रही है, पर मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं ना बेटा, यहां पर ये वाला चीज समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे, देखिए अमेजोन फॉरेस्ट है, देख के अच्छा लग रहा है। अब हम बात करेंगे वाई सो मच बायोडाइवर्सिटी एट इक्वेटर, ये नोट कर लो, आगे चल रहे, नोट कर लो बेटा इसको, आगे चल रहे। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, थोड़ा फास्ट रहेंगे, कराएंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया, थोड़ा डाटा है, क्या मुझे एग्जैक्ट नंबर याद करने नहीं, तुम्हें आइडिया लगना चाहिए कि कहां पर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। अगर मैं आपको कंट्री दे दूं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ठीक है, ब्राजील दे दूं, और साथ में दे दूं न्यूयॉर्क, कहां ज्यादा बायो, कहां सबसे कम होगी, न्यूयॉर्क में, जो इक्वेटर के पास है वहां ज्यादा बायोडाइवर्सिटी। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, सवाल ये है, सवाल ये, ध्यान सुन बेटा, सवाल ये है, इक्वेटर के पास ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों है, मैं आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनियो। देख, सबसे पहले आपको ये पता है, आप में से बच्चों को आपको पता है कि कैलकाटा उसके पास है, ओशियन के पास, सी के पास जो भी सिटी है वहां सीजन नहीं होते, मुंबई में सीजन नहीं होते, सीजन कहां होते हैं, इक्वेटर पर भी नहीं होते, इस इक्वेटर पर सीजन नहीं होते। सीजन का मतलब यहां गर्मी ठंडी का ऐसा कोई सीजन नहीं होता, क्लियर है, हमने इस तरीके से बनाया। ये ठीक है, मेरी बात सुनिए ध्यान से, यहां सीजन है, यहां मान ले सीजन नहीं होंगे, एक तो ओशन के पास। पॉइंट ये है, पॉइंट ये एनसीईआरटी कहती है कि इक्वेटर जो है ना, इक्वेटर जो है उसमें एक तो लीस्ट डिस्टरबेंस हुई है। लीस्ट डिस्टरबेंस का क्या मतलब है, कि जैसे मान लो ये पोल है, ये पोल है, एक टाइम आया था कि सब जगह बर्फ जम गई थी, जिसे हम आइस एज कहते हैं। तो जब आइस एज आई ना, कुछ एरिया इक्वेटर का बच गया, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जब आइस एज आई तो सब जगह मान लो ये बर्फ जम गई, ऐसे ये एरिया बच गया, ये एरिया हमारे पास, ये जो है ना, सब जगह हमारे पास बर्फ जम गई, ये वाला एरिया थोड़ा बहुत बच गया होगा। तो इक्वेटर पर, इक्वेटर पर देखो दो बड़े रीजन हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि पहला तो इक्वेटर पर सीजन नहीं होते, टेम्परेट क्लाइमेट में जैसे कि दिल्ली है यहां पर सीजन होते हैं। सीजन होने से क्या क्या नुकसान होता है या फायदा होता है, जब सीजन होते हैं तो उसमें एक विंटर आएगी, एक समर आएगी। विंटर समर में वो ऑर्गेनिज्म जो इवॉल्व हो रहे थे, खुद से नई स्पीशीज बन रहे थे, वो मर जाते हैं, क्योंकि उनमें उतना अभी अडेप्टेशन आई नहीं है। अगर मैं आपको कहूं कि अगर इक्वेटर है, उस पर कांस्टेंट क्लाइमेट रहा है,
जिससे समय मिला है नई स्पीशीज इवॉल्व होने का। यस, नई स्पीशीज इवॉल्व होने का। यस। दूसरा हम ये बोलते हैं कि जो आइस एज जैसी प्रॉब्लम्स आई है वो किस पर आई है? पोल्स के आसपास आई है, टेम्परेट क्लाइमेट में आई है, इक्वेटर के आसपास आई नहीं। उससे क्या हुआ? स्पीशीज एक्सटिंक्शन उतना ज्यादा नहीं हुआ है और इक्वेटर पे कांस्टेंट चीजें मिली है। क्लियर है? यस। तो दो बड़े रीजन हम यहां पर देख पा रहे हैं। पहला, इक्वेटर पर सीजन नहीं होते, कांस्टेंट एनवायरनमेंट की वजह से नई स्पीशीज बनना पॉसिबल हो पाता है। दूसरा, आइस एज, ग्लेशिएशन, ग्लेशियर पता है? ग्लेशियर, ग्लेशियर पता है? यस। तो ये सब किस में नहीं हुआ? इक्वेटर पे नहीं हुआ। उससे क्या हुआ बेटा? स्पीशीज बनने में समय मिला। तीसरा, एनसीईआरटी कहती है क्योंकि इक्वेटर पर सनलाइट ज्यादा पड़ती है। इक्वेटर पर क्या पड़ती है? सनलाइट ज्यादा पड़ती है। ज्यादा सनलाइट होने की वजह से खाना ज्यादा बनता है, क्योंकि आपको पता है इन फॉरेस्ट में बहुत खाना बनेगा, और वो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या इंक्रीज करता है? इनडायरेक्टली इंक्रीज करता है क्या? इनडायरेक्टली इंक्रीज करता है बायोडाइवर्सिटी। मैं एक बार बेटा लास्ट ईयर ऑफलाइन में एक इंटरव्यूज ले रहा था, तो ये मैंने इकोलॉजी की कुछ बुक्स भी पढ़ी हैं रिसेंटली। ठीक है, ध्यान से सुन। क्या था, होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको मैं समझा सकूं, दो लाइनें हैं। पहली लाइन ये है, इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। एक लाइन ये है, जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना वहां पर खाना बनेगा। दूसरी लाइन है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, ज्यादा फोटोसिंथेसिस होने से इंक्रीज होती है बायोडाइवर्सिटी। क्या ये सही है? इनमें से क्या दोनों स्टेटमेंट ठीक है? पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी बता बेटा, दूसरी गलत है। मैं बताता हूं क्यों। जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी प्रोडक्टिविटी हाई होती है। हाई क्यों होती है? क्योंकि सारी चीजें मैनेज हो जाती है, डीकंपोजर है। दूसरी क्यों गलत है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास मान लो ये एक वाटर बॉडी है, तालाब है, पॉन्ड है। इस पॉन्ड में नाइट्रोजन बहकर आ गया, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर से यहां पर नाइट्रोजन आ गया, उससे यहां पर काफी तेजी से एल्गी ग्रो कर गई है। अगर एल्गी ग्रो करी है तो उससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने से क्या बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी? नहीं, फिश मरने लगेगी। तो नॉर्मली क्या होता है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करता बायोडाइवर्सिटी। एनसीईआरटी ने लिखा है इनडायरेक्टली, किसी और तरीके से बात करना चाह रहा है वो। यस, यस। यही चीज हम लोग कभी इंटरव्यूज में पूछते थे। जैसे मान लो कभी पॉन्ड है, उस पॉन्ड में काफी ज्यादा नाइट्रोजन बाहर से बहकर आ गया, बारिश होती है ना पॉन्ड में, वहां से आ जाता है बह के। तो जब वो वहां पर बहकर आ गया तो क्या हुआ? नाइट्रोजन बढ़ने से अचानक से एल्गी की ग्रोथ हो गई, तो उसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। पर क्या बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी? नहीं, फिश मरने लगेगी। यस, 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 यस। ठीक है। लेकिन लेकिन एनसीईआरटी ने बोला है इंक्रीज इन, तो मैं इंटरव्यू में बैठ के ये बात कर रहा था टीचर से कि यार इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। उन्होंने कहा यस। मैं कहा इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। वो कहते हैं यस। मैं कहा नहीं, गलत है। तो मैंने उनको समझाया एनसीईआरटी में क्या लिखा है, इनडायरेक्टली लिखा है। तो आप अगर एनसीईआरटी पढ़ो, अभी चेक कर लेना, स्पीशिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है। तो इक्वेटर क्या हुआ बेटा? इक्वेटर पर नॉट अंडरगो ग्लेशिएशन, अंडरगो ग्लेशिएशन मतलब आइस एज नहीं आया। उससे क्या हुआ है? उससे क्या हुआ है बेटा? इक्वेटर गेट टाइम, इक्वेटर गेट टाइम टू इवॉल्व न्यू स्पीशीज, इवॉल्व नई स्पीशीज, नई स्पीशीज इवॉल्व करने के लिए उसे टाइम मिल गया। दूसरा, ट्रॉपिकल आर लेस सीजनल। लेस सीजनल से क्या होगा? लेस सीजनल से क्या होगा? इट गिव टाइम टू स्पेशलाइज निश। अब ये बड़ा अच्छा है। स्पेशलाइज निश का क्या मतलब? मेरी बात ध्यान से सुन बच्चे। ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म, ये दोनों सेम स्पीशीज है। अगर ये सेम स्पीशीज है तो क्या इनका निश सेम होगा? अब एक बच्चा कहता है सर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का निश वाला पार्ट तो डिलीट हो गया था, पर मैं कैसे निश, तो तेरे को फिर पता ही नहीं होगा।
निश क्या होगा, सेम होगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज है, अब ये स्पीशीज अलग हो गई, ये डिफरेंट स्पीशीज है। तो आप मुझे बताओ डिफरेंट स्पीशीज होने के लिए क्या अलग है, निश डिफरेंट है, यस और नो, पहले बता सोच के, यस। तो इसीलिए हम कह रहे हैं नई स्पीशीज बनने के लिए, देख बेटा, अगर जब आपने ध्यान सुन, ध्यान सुन, कभी आपको एवोल्यूशन में हम कैसे पढ़ाते हैं, नॉर्मली हम बताते हैं कि किस तरीके से अर्थ इवॉल्व हुई, फिर हम बताते हैं कि सेल कैसे आया, जीवन कैसे आया। जब जीवन कैसे आया ये पढ़ा लेते हैं, तो फिर हम पढ़ाते हैं कि नई स्पीशीज कैसे बनी। तो स्पीशीज कैसे बनती हैं उसके लिए हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक थ्योरी। ऑर्गेनिक थ्योरी कौन सी होती है, डार्विन वाली पढ़ लेते हैं हम, ये सब पढ़ लेते हैं, यस और नो। डार्विन की थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग, लेमार्क की पढ़ते हैं, डी वेरिस की पढ़ते हैं, तो उसे कहते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। व्हाट इज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, कि कैसे नई स्पीशीज बनती हैं, यस। जब हम कहते हैं ये दो ऑर्गेनिज्म, दो अलग अलग स्पीशीज है, तो हमारी परिभाषा का मेन पॉइंट होता है ये आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ये जो डेफिनेशन है इसे हम कहते हैं मतलब हम कहते हैं कि ये जो डेफिनेशन है ये किसने सपोर्ट करी थी, अर्नस्ट मेयर ने भी सपोर्ट करी थी। दो स्पीशीज अलग अलग है, इसका क्या मतलब है, वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, यस और नो, ये करते हैं। अब हम आपको ये कह रहे हैं कि दो स्पीशीज अलग हैं, इसका इकोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है, मतलब मैं कहूंगा देख अलग अलग तरीके से परिभाषा होती है। एक परिभाषा है जो ये कहती है कि यार जेनेटिक्स के हिसाब से बताओ या किसी और तरीके से, उसके अनुसार तो हम कहेंगे दो स्पीशीज आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, दो अलग अलग स्पीशीज। लेकिन इकोलॉजी के हिसाब से दो स्पीशीज कौन है जिनका निश अलग अलग होता है, यस, यस, बताओ, यस। फरीद सैड नहीं हो बेटा, कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेसु, ठीक है, चले करते हैं यहां तक, ठीक है, यस। हाँ बच्चे, आपको अगर सिलेबस देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो आपको दोबारा से वन शॉट पे नहीं जाना चाहिए आसानी से। रीजन बता रहा हूं, आपको अपना फोकस करना चाहिए जो चीजें हैं उसको, ठीक है, यस। इधर दे बेटा, मोर लाइट मोर प्रोडक्टिविटी, मोर लाइट मोर प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है ये बताइए। मोर लाइट मोर प्रोडक्टिविटी मतलब इक्वेटर पर क्या है, इक्वेटर पर ज्यादा लाइट पड़ती है, ज्यादा लाइट से क्या है सर, ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। वो क्या करेगा, वो इनडायरेक्टली इंक्रीज करेगा बायोडाइवर्सिटी, इनडायरेक्टली इंक्रीज करेगा क्या, बायोडाइवर्सिटी, यस और नो, यस और नो, क्लियर है। यस सर, नो, ठीक है सर, चलिए बनाइए जल्दी से, इसको लिख लीजिए। एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो आप इजीली देख सकते हैं। रीजन तीसरा देखो, देखो रीजन क्या क्या दे रहा है। पहला मैं आपके लिए रीड कर देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। पहला, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में अनलाइक टेम्परेट के अलावा लेस सीजनल होते हैं, उससे क्या होगा, तो इससे मतलब वो प्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्टेबल है। सच एनवायरनमेंट प्रमोट निस्पेशलाइजेशन, ठीक है, यस, यस, ठीक है। दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, यस, इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी, यस, ये देख लो इनडायरेक्टली लिखा है। अब आते हैं आगे, अब आते हैं बेटा हम लोग आगे, आगे आते हैं बच्चे। अभी तो हमने 1.5 घंटा पढ़ा है, आप पहले ही रोने लगोगे तो कैसे पढ़ाएंगे, खाना तुम्हें खाना, अभी मार खाओगे। आ जाओ, ये नोट कर लो, आगे चल रहे हैं। ठीक है, अरे भाई सुन लो ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं सुन लो। बायोडाइवर्सिटी आप में से बहुत सारे बच्चों ने वहां से भी कर दिया था जहां सर मैंने यूट्यूब पे पढ़ा था। रीजन बता रहा हूं क्यों। होता क्या है, जब आखिरी के 1-2 चैप्टर बच जाते हैं तो हमारे अंदर वो लग जाती है कि नहीं नहीं जल्दी खत्म हो जाए, ऐसा अंदर मतलब क्या होता है कि वो लग रही यार जल्दी हो जल्दी जल्दी ऐसे करने लगते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया था, एक तो चैप्टर जो इकोलॉजी के थे वो मैंने जानबूझ के मैंने आपको उस पर द्रोणा में कराए थे, ताकि आपके लिए मतलब ये रहे कि यार जिसको जल्दी करना है वहां से भी कर सकता, वहां भी पूरा पड़ा है, ठीक है।
आज के लिए लाइव का मेन पर्पस ये भी है कि आप प्लीज इस 65 दिन में आप सिलेक्ट हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिवीजन करनी है, रिवीजन पहले चैप्टर वाइज करनी है। सीधे फुल सिलेबस और पार्ट टेस्ट दोगे, मार खाओगे मेरे से, ध्यान रखना। यस यस, हाँ, पहले चैप्टर वाइज रिव्यू। मैंने इस वीक का पहले आपको काम दिया है। मैं चाह रहा हूं कि इस वीक में आपको 6 चैप्टर करने हैं बायो के। 3 कौन से हैं? सेल, सेल साइकिल और बायोमोलिक्यूल। और 3 कौन से हैं? इकोलॉजी के। अगर ये करेंगे तो हो जाएगा। यस, एक कह रहा है सर मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी तो मैंने बेटा तेरे को बहुत वो दी थी। देख, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या है। एनसीईआरटी कहती है कि मान लो इतने बड़े एरिया में 10 स्पीशीज मिलती हैं। मैं जैसे जैसे एरिया बढ़ाऊंगा स्पीशीज का नंबर बढ़ता रहेगा पर लिमिटेड एक्सटेंट। तो हुआ क्या था बेटा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। क्या नाम था? अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। ये क्या थे बेटा? ये एक तरह से इकोलॉजिस्ट थे। और ये क्या कर रहे थे? ये स्टडी कर रहे थे साउथ अमेरिकन जंगल में। स्टडी इन साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट। अब मुझे बताओ, साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट समझ पा रहे हो? हम किन फॉरेस्ट की बात कर रहे होंगे? अमेज़न फॉरेस्ट की हो सकता कर रहे हो। तो एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे। नेचुरलिस्ट मतलब नेचुरल साइंस या जो भी चीज पढ़ रहे थे वो सब थे। उनका नाम था अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। वो क्या कर रहे थे? साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट में स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि स्पीशीज रिचनेस का क्या मतलब है? नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज विद एक्सप्लोर्ड एरिया। एक्सप्लोर्ड एरिया मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा। बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। उन्होंने बोला कि व्हेन वी प्लॉट, ग्राफ बनाएंगे। व्हेन वी प्लॉट का मतलब होता है ग्राफ ड्रॉ करना। व्हेन वी प्लॉट स्पीशीज रिचनेस विद एरिया। बेटा आप में से बहुत सारे बच्चे न्यूट्रॉन 1 में हैं, बहुत सारे 2 में हैं। आप याद करिए कि बहुत कम फीस में हमने आपको क्या क्या देने की कोशिश करी। लेक्चर बहुत सारे मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आप काउंट करोगे सारे सब्जेक्ट के, नंबर ऑफ लेक्चर बहुत हैं। दूसरा डीपीपी, सॉल्यूशन, टेस्ट सॉल्यूशन, पीएनएस, एसएनएस, मतलब बहुमूल्य चीजें। तो प्लीज उनकी रिस्पेक्ट करते हुए अपनी अब रिवीजन करो। ध्यान से सोचोगे तब आपको समझ में आएगा। रिवीजन करो। ये 65 दिन आपको खराब नहीं करने, चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको पूरी एफर्ट करनी है। अपनी पूरी जान लगा देनी है बेटा, पूरी जान लगा देनी है। यस यस, ठीक है। यस, तो व्हेन वी प्लॉट स्पीसीज रिचनेस विद एरिया, तो हमें क्या मिलेगा बता बेटा? हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है मैं बताता हूं। ध्यान से देखियो बेटा, ध्यान से देखियो। मेरे पास एस का मतलब है स्पीसीज रिचनेस। ध्यान से देखियो, स्पीसीज रिचनेस। ए का मतलब है एरिया। अब आपको पता है एस इज प्रोपोर्शनल टू ए। मैंने क्या किया है, ए के ऊपर जेड लिख दिया ऐसे, ठीक है। एस इज इक्वल टू सी ए जेड, ये इक्वेशन हो गई। यहां जेड क्या है बेटा? एक ऐसी वैल्यू है जो घट रही है, उसे कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। और एनसीईआरटी कहती है, ध्यान सुन बेटा, एनसीईआरटी कहती है इसका ये जो ग्राफ है, इसका ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। देख मेरी बात सुन, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये ग्राफ पहले बढ़ रहा है फिर ऐसे कांस्टेंट की तरफ जा रहा है। इसको हम नाम दे रहे हैं, इस ग्राफ को नाम दे रहे हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या नाम दे रहे हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यस,
जिसमें मैंने S इज इक्वल टू CAZ की बात करी है। क्लियर है? ये इक्वेशन का है ये ग्राफ, और ये कह रहा है कि फॉर मेनी टैक्सोनोमिक ग्रुप, फॉर मेनी टैक्सोनोमिक ग्रुप ऐसा ही ग्राफ आएगा, सिमिलर ग्राफ। अब ये ग्रुप कौन से हैं? बर्ड हो सकती है, फिश हो सकती है, एंजियोस्पर्म हो सकता है, इन सब के लिए यही ग्राफ आ रहा है। अब ये Z क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट है। बेटा एनसीईआरटी ने जो लिखा है रेक्टेंगुलर हाइपर बोला, तो मैं वही बोल रहा हूं। अब तू पैरा बोला है या पता नहीं, वो तेरी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता। इतनी मैथ मुझे नहीं आती, मुझे तो बस ये समझ में आती है, मैं इसका लॉग लूंगा तो क्या लिखूंगा? लॉग S इज इक्वल टू, इन दोनों का लॉग लूंगा तो क्या लिखूंगा? लॉग C प्लस Z आगे आ जाएगा, Z लॉग A। और इसको अगर मैं इक्वेट करूंगा किससे? Y से। ये Y है, ये M है, ये X है और ये C है। तो आपको पता है ये ग्राफ कैसा दिखेगा? यस। तो इसका मतलब जो अगला ग्राफ आएगा, आप चाहो तो ऐसे बना लो, इधर लिख लो लॉग S, इधर लिख लो लॉग A, और यहां पर ये C आ जाएगा, ये Z, और इसका स्लोप क्या आएगा? स्लोप आ जाएगा M। ये स्ट्रेट लाइन का बना दिया मैंने। यस, यही तो किया है मैंने। ये इंटरसेप्ट आ जाएगा यहां पे। इतना मुझे आता है बस, इससे ज्यादा नहीं आता, इससे ज्यादा हमें नहीं आता मैथ में। हाँ, और एनसीईआरटी कहती है कि ये जो वैल्यू है ना Z की, Z को क्या बोला उसने? देख, Z स्लोप है, स्लोप है, या Z को उसने बोला रिग्रेशन कोफिशिएंट, और उसकी वैल्यू एक रेंज में आती है। वैल्यू क्या है? इन रेंज, और वो रेंज क्या है? 0.1 से 0.2। ठीक है, 0.1 से 0.2 है रेंज। ठीक है, हाँ एनसीईआरटी बेटा रीडिंग कर दूंगा मैं जेनेटिक्स की, टेंशन ना ले, दे रहा हूं। ठीक है, ये चीज है। अब ये रेंज है इसकी, ये फॉर एनी टैक्सोनोमिक ग्रुप। बस आपको मैं क्या समझा रहा हूं, जैसे मान लो अर्थ है, अर्थ पे इतना बड़ा एरिया लिया और बड़ा एरिया, जैसे जैसे एरिया बढ़ाऊंगा स्पीशीज बढ़ती है, पर एक रेंज तक। फॉर एनी टैक्सोनोमिक ग्रुप और एनी एरिया। अब यहां पर टैक्सोनोमिक ग्रुप का क्या मतलब हो सकता है? रेप्टाइल हो गया या बर्ड हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, बट हमें क्या मिला? बट वैल्यू ऑफ Z इज हायर फॉर सम लाइक लार्ज कॉन्टिनेंट्स। मान लो मैं एशिया की बात कर दूं, वैल्यू Z की ज्यादा आएगी। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं? देख बेटा, वैल्यू ऑफ Z इज हायर फॉर सम लाइक लार्ज कॉन्टिनेंट, या बोल सकता हूं मैमल्स एंड फ्रूट ईटिंग बर्ड्स। ये कितनी आएगी वैल्यू? ये एनसीईआरटी ने कहा है इसकी है 1.16। मतलब कुछ के लिए Z की वैल्यू मेरे पास बेटा ज्यादा आ रही है। मतलब हम लिख सकते हैं यहां पे लिखा ना हमने, मोर देन 1 आ रही है, सॉरी मोर देन 0.2 इतनी आ रही है। जैसे 1.16 आ रही है इसके लिए मैमल्स और फ्रूट ईटिंग या लार्ज क्वांटिटी। मेरी बात सुन ध्यान से, ये Z होता क्या है बच्चे? सुन, 0.6 से 1 मेरी बात सुन, Z होता क्या है? रिग्रेशन का मतलब है, जैसे मान लो यहां स्लोप अलग है, यहां घट रहा है स्लोप, इसे कह रहे हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये Z है। ठीक है, क्लियर है? बड़े कॉन्टिनेंट के लिए हम लिख रहे हैं 0.6 से 1.2 वैल्यू आ रही है। Z होता क्या है? Z जो है, अगर मैं लॉग लेके ग्राफ बना रहा हूं, लॉग A और लॉग S का ग्राफ बना रहा हूं, तो मेरे पास ये जो आ रहा है स्लोप, ये Z है, ये Z है। यस, और Z क्या है? कांस्टेंट वैल्यू आती है 0.1 से 0.2। इसका मतलब ये हो गया है कि जब मैं एरिया वाइज देखता हूं ना, एरिया वाइज देखता हूं, तो मुझे ये समझ में आता है कि Z की एक रेंज आती है। कुछ कंडीशंस में वो ज्यादा आती है। कुछ कंडीशन क्या है? मैमल्स, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और लार्ज कॉन्टिनेंट। तो क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास,
क्वेश्चन आ जाएगा वैल्यू ऑफ z इज 0.1 to 0.2 in A mammals, B large continent, C fruit eating birds, D मैंने यहां पर सिंपल में कोई और एग्जांपल लिख लो, मान लो मैंने लिख दिया मोलुस्का, तो आपको पता है मोलुस्का एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप है नॉर्मल सा, उस पे वैल्यू ये आ जाएगी, डी आ जाएगा। इस तरीके से करना है, ठीक है। Z क्या बताता है बेटा? Z ये बताता है कि पर यूनिट एरिया, मान लो इतना बड़ा एरिया ले रहा हूं तो कितनी स्पीशीज है डिवाइडेड बाय एरिया। यस, ठीक है। इधर देख बेटा, इधर देख, एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है फॉर वाइड एरिया, देख ये वाला जो है, ये वाला ग्राफ किसका पहले बता, देख ये वाला ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है, लॉग वाला स्केल है। यस, उसकी इक्वेशन ये है, ठीक है। अब ये कह रहा है Z का नाम है क्या? स्लोप ऑफ लाइन, रिग्रेशन कोफिशिएंट। यस, आगे देख क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इकोलॉजिस्ट वैल्यू ऑफ Z लाइज इन रेंज ऑफ इतना, इसके बीच में आती है। जैसे मान लो मैंने प्लांट्स ले लिए, ब्रिटेन में ले लिए, या बर्ड्स कैलिफोर्निया में, मोलस्का में, स्लोप क्या आएगा? अमेजिंगली सिमिलर आएगा। बहुत सारे ग्रुप के लिए, एरिया के लिए सेम आता है, लेकिन बड़े कॉन्टिनेंट्स के लिए, देख बच्चे, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स के लिए, मैमल्स के लिए और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए, यस, स्लोप थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, ठीक है बेटा। यहीं तक कर रहे हैं इसको, कल फिनिश करना चाहिए हमें। कल एक बार और आपसे मिलने का मन है, मैं ट्राई करूंगा एमडी सर साथ में हो और आपको कुछ प्रॉपर गोल्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, कि ये आपने करना है। और कल हम आपको वो भी दे रहे होंगे, सेल मैंने बोला है क्रैश कोर्स में भी, ठीक है बच्चे। मेरी तरफ से तो मान खत्म है, तो यूट्यूब से देख ले। मैंने वो 3 चैप्टर इसलिए पहले करा दिए थे कि आप परेशान ना हो, आप कर लो उसे। पर आपको क्या करना है, अब यहां से आपको चैप्टर वाइज रिवीजन स्टार्ट करनी है। यस, चैप्टर वाइज जरूर रिवाइज करना है। अब मैं वो चीजें बना के दूंगा, ठीक है, मैं अब चीजें तो आपको बना के दूंगा, कौन कौन सी चीजें, सारे साइंटिस्ट लिख दिए वो सारा, ठीक है। सबसे प्रायोरिटी पे क्या रहेगा? पीएनएस, एसएनएस, डीपीपी सॉल्यूशन, उसके साथ आपकी अब सबसे पहले जेनेटिक्स की एनसीईआरटी, ठीक है। यस, डरना नहीं है ना, डरना नहीं है यार। तेरे पूरे 9 महीने तूने पढ़ा है, 9 महीने से अभी 7 गए हैं, सिर्फ 6.5 के आसपास, अभी भी ढाई, मतलब तेरा 30-40% टाइम, 30% टाइम बचा हुआ है। तो तू कैसे कह सकता है टाइम नहीं है? 30 नहीं तो 25% तो बचा ही हुआ है। यस, ठीक है, मिलते हैं, बाय। बेटा हिंदी मीडियम से है, मेरी एक मजबूरी थी कभी कि मैं कुछ दे ही नहीं पाया हिंदी मीडियम को, पर मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि मैंने एक बार क्रैश कोर्स पढ़ाया था हिंदी मीडियम का, और उसमें मुझे बहुत मेहनत लगती थी। 3 बैच के बराबर मैं हिंदी पहले पढ़ता था, ठीक है। तो मेरा अपना पर्सनली मानना है कि जहां पर हम कर सकते हैं आपके लिए जरूर करेंगे, पर आप प्लीज मेहनत करिए, आपके लिए बहुत जरूरी, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं।